अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर अली। वेलकम टू कैरियर 360। आज के ट्रेनिंग सेशन में जो कि एक कड़ी है पावर जनरेशन ऑटोमेशन के साथ, जिसमें हम डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट कंट्रोलर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला रखा हुआ है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो DSC 45XX के बारे में है। इस ट्रेनिंग को आप एंड तक देखेंगे इस वीडियो को, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप DSC 45XX को इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, कमीशनिंग कर सकते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं स्टार्ट करता हूं और अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। DSC 451020 ठीक है, एक ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर है। अगर DSC 4510 होगा दैट इज कॉल्ड ऑटो स्टार्ट। अगर DSC 4520 होगा तो वो ऑटो स्टार्ट भी होगा, बट उसके अंदर AMF फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी। उसके अंदर मेंस के जो फीचर है, जो मेंस के प्रोटेक्शन है, वो भी उसके अंदर आ जाएगी। इस कंट्रोलर के अंदर आपको डिफरेंट फीचर मिलेंगे। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, एप्लीकेशन है, कंट्रोल, वायरिंग है, प्रोटेक्शन है, इंस्टॉलेशन है, कमीशनिंग है और कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो फ्रंट पैनल से हो चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सॉफ्टवेयर से हो, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम नॉलेज आपको ट्रांसफ़र कर सकूं। तो गाइस, DSC 4520 और 10 के अंदर MK2 भी अवेलेबल है, जो कि पहले MK1 था, अब MK2 कंट्रोलर भी अवेलेबल है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, कुछ पैरामीटर का फर्क है, कुछ पैरामीटर के नंबर का फर्क है, बाकी मेन फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है इसकी। तो चाहे आप DSC 4510 या 4520 दोनों में से जो भी यूज़ करेंगे, चाहे वो MK2 हो या MK1 हो, आपको सेम फंक्शनैलिटी मिलती है। थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस ट्रेनिंग के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि आप इन कंट्रोलर को बड़े बेहतर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, कमीशनिंग कर सकते हो। चलें स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। कंट्रोलर कोई भी हो, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए या उसके मैक्सिमम बेनिफिट इस्तेमाल करने के लिए आपको जनरेटर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना ज़रूरी है। ये तो एक हकीकत है। जनरेटर्स के मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग हैं जो आपको कैरियर 360 से मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपनी जनरेटर्स के हवाले से लर्निंग ले सकते हैं। उस लर्निंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका नॉलेज जो है वो इंजन साइड पे, वो ऑल्टरनेटर साइड पे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप इन कंट्रोलर को बड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रबल शूटिंग जो है, आपकी फॉल्ट फाइंडिंग कैपेबिलिटी है, वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। DSC 4510 और 4520, 10 और 20 जो एंड वाले डिजिट है 10 एंड 20, दैट इज रिप्रेजेंट टू द ऑटो स्टार्ट एंड AMF। अगर एंड वाला डिजिट 10 है, 10 है, तो वो जेनसेट के लिए कंट्रोलर होगा। उसमें सिर्फ ऑटो स्टार्ट की फंक्शनैलिटी होगी, जेनसेट की फंक्शनैलिटी होगी। अगर उसके एंड पे 20 है, 20 है, लेट्स सपोज 4520, दैट्स मीन कि उसके अंदर जेनसेट के फीचर तो हैं ही, उसके अंदर कमर्शियल पावर यानी मेंस, आपकी यूटिलिटी, उसकी प्रोटेक्शन भी बिल्ट इन है, प्लस ATS और AMF का जो फीचर है, जो शिफ्टिंग है मेंस टू जेनसेट और जेनसेट टू मेन, वो भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है 10 और 20 का। DSC 45XX कहेंगे, डबल एक्स का मतलब है कि ये 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। तो जब भी DSC 45XX होगा, इसका मतलब वो 10-20 दोनों में से कोई भी कंट्रोलर, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो DSC 4510 ऑटो स्टार्ट कंट्रोल मॉड्यूल एंड DSC 4520 ऑटो मेंस फेलियर कंट्रोल, द मॉड्यूल आर सुटेबल फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ द सिंगल जेनसेट एप्लीकेशन। ये इसके फीचर हैं। आपको की फीचर और की बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे इसके अंदर, आपको पैरामीटर्स काफ़ी सारे हैं। ये एक एडवांस लेवल का कंट्रोलर है। इसके अंदर आपको किलोवाट्स, आपको एम्पेयर्स, आपको पावर फैक्टर, आपको एनर्जी यानी किलोवाट आवर्स और KVAR और रिएक्टिव पावर्स की एनर्जी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर 4 इसके अंदर डिजिटल आउटपुट्स हैं। उसके अंदर आपको 4 इनपुट मिलेंगी डिजिटल और 4 आपको आउटपुट मिलती हैं। एनालॉग इनपुट इसके अंदर बिल्ट इन है, 3 आपको एनालॉग इनपुट मिलती हैं। एनालॉग इनपुट में ऑयल प्रेशर के लिए, टेम्परेचर की और फ्यूल लेवल के लिए आपको इनपुट मिलती है, जो आप अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनालॉग इनपुट का मतलब है कि आपको वो पैरामीटर डिजिटल में डिस्प्ले में नज़र आएगा कि ऑयल प्रेशर कितना चल रहा है। तो जिस कंट्रोलर में एनालॉग इनपुट नहीं होती और सिर्फ डिजिटल इनपुट होती है प्रोटेक्शन के लिए, ऑयल प्रेशर और वाटर टेम्परेचर के लिए, वहाँ पर सिर्फ आपको प्रोटेक्शन मिलती है। हाई इंजन टेम्परेचर पे शट डाउन होगा या लो ऑयल प्रेशर पे शट डाउन होगा।
आपको बीच वाली कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, वो आपकी सिर्फ डिजिटल इनपुट कहलाती है, जो हाई और लो हो सकती है, या लो होगी या हाई होगी। जबकि डिजिटल एनालॉग इनपुट में आपको टेम्परेचर की मेजरमेंट नज़र आएगी सेंटीग्रेड में, 90 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड, ऐसे और प्रेशर आपको 4.5 बार नज़र आएगा डिस्प्ले के ऊपर। तो ये इसके अंदर फीचर है, आपको उसके अंदर 3 एनालॉग इनपुट्स मिलती हैं। बाकी मज़ीद आप इसका ब्रोशर, इसका ऑपरेशन मैनुअल डीपसी की साइट से डाउनलोड करके मज़ीद डिटेल से भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मेरा जो मेन फोकस पर्पज़ है उसकी ऑपरेशन, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, ताकि आप इसकी ट्रबल शूटिंग, इंस्टॉलेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये मेन स्क्रीन है, आपके पास 3 आपको इसमें से बटन मिलेंगे मेन, 2 आपको अप डाउन एरो वाले बटन मिलेंगे, टोटल 5 बटन इसके ऊपर होंगे। एक स्टॉप का बटन है, एक स्टार्ट और एक ऑटो स्टार्ट का बटन है। जैसे कि ये डिस्प्ले हुआ है, सेंटर में इसकी एलईडी है, इसके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शन और पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर वापडा के पैरामीटर, मेंस पावर के पैरामीटर, यूटिलिटी के, और इसमें जेनसेट के पैरामीटर, चाहे वो एम्पेयर्स हों, वोल्ट हो, पावर फैक्टर हो, किलोवाट हो, केवीआर हो और एनर्जी किलोवाट आवर्स हो, वो सारे पैरामीटर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके अंदर। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉपिंग की, ये मैनुअल स्टार्ट स्टॉपिंग आपको कर सकते हैं। ये इस बटन से आप स्टार्ट करेंगे, इस बटन से स्टॉप करेंगे, ये एक बेसिक इसका ऑपरेशन है। और ये आपको डिस्प्ले मिलेगा डिफरेंट स्क्रीन में, आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन है आपका, जो मल्टीपल पैरामीटर मैंने पहले बताया आपको। इंस्ट्रूमेंटेशन आइकन्स है, ये आइकॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एक कंट्रोलर का, ये कंपनी के स्टैंडर्ड नहीं है। आपको किसी भी कंट्रोलर का, किसी भी ब्रांड को आप जब यूज़ करेंगे तो आपको उसमें डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे। जैसे लो ऑयल प्रेशर का है, वाटर टेम्परेचर का है, आपको सीटी करंट रेटिंग, आपको ये पैरामीटर आपको इससे इंडिकेट करता है कि आइकॉन तो किस पर्पज़ के लिए है। तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से ये वाले पैरामीटर। तो ये और भी लिस्ट है पूरी, आप इसके मैनुअल को डाउनलोड करके आप उसके अंदर ये सारी लिस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो। अगर स्क्रीन के ऊपर आपका ऑयल प्रेशर का आइकन डिस्प्ले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑयल प्रेशर की इंडिकेशन है या ऑयल प्रेशर की रीडिंग है ये, ठीक है। ये बैक साइड है इसकी। बैक साइड में आप इसके कनेक्शन की इसकी पिन है जो 1 to 9 है, फिर 10 to 20 है। इस तरीके से ऊपर वाली सीटीज की है, वो मेन सेंसिंग की है, जेनसेट सेंसिंग की है, कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं, डिजिटल एनालॉग आउटपुट्स को आगे मैं ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक इसमें USB की पोर्ट दी गई है, जो कि PC कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, जो PC सूट इसका सॉफ्टवेयर डीपसी का, आप इस USB पोर्ट से कनेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 100% कॉन्फ़िगरेशन फ्रंट पैनल से नहीं होती। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सॉफ्टवेयर से करने पड़ेंगे। अच्छा, इसकी अगर मैं मज़ीद आगे जाऊँ तो ये ड्राइंग आपके पास आती है 4510 की। ये सिर्फ जेनसेट के लिए कंट्रोलर है। इसमें आप देखेंगे सिर्फ जेनसेट की सेंसिंग है, 3 फेज की, फ्यूज़ के साथ सीरीज में लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, और 3 इसमें सीटीज की इनपुट आ रही है आपको, 3 करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिससे आप एम्पेयर की मेजरमेंट करते हैं। 1 और 2 पे नेगेटिव और 2 पे पॉजिटिव है, वाया फ्यूज़ के प्रोटेक्शन के लिए इसकी पावर सप्लाई है। 3 नंबर फ्यूल की आउटपुट है, जो फ्यूल सोलेनॉइड को ऑपरेट करवाएगी। 4 नंबर पे क्रैंक की रिले होगी, जो क्रैंक को ऑपरेट करवाएगी। पहले फ्यूल ऑपरेट होगा, फिर क्रैंक ऑपरेट होगा, आपका जेनसेट स्टार्ट होगा। उसके बाद आपकी 11, 12 और 13, यानी 11, 12 और 13 दैट इज द एनालॉग इनपुट्स। 11 is the oil pressure, the water temperature and the fuel level. 10 नंबर ग्राउंड की कॉमन ग्राउंड है, वो आपने लाजमी करना है। जब तक आप ये कॉमन ग्राउंड पे अर्थिंग नहीं लगाते, आपके सेंसर्स की जो रीडिंग है वो डिस्प्ले नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो माल फंक्शन करेगी, वो एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी वो। इसके बाद आपकी डिजिटल इनपुट्स हैं, 4 आपको इनपुट्स मिलेंगे। उसमें आप एक एमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप रिमोट स्टार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कॉमन अलार्म के लिए, कुछ भी आप अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इनपुट का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट 4 आपको आउटपुट मिलेगी, डिजिटल आउटपुट, जिसमें से आप अगर तो खाली जेनसेट का 4510 तो आप एक आउटपुट ब्रेकर से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका जेनसेट का ब्रेकर इस्तेमाल कंट्रोल ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बाकी 3 आउटपुट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती हैं। वो एनर्जाइज स्टॉप हो सकता है, वो कॉमन अलार्म हो सकता है, इस तरह के किसी पर्पज़ के लिए आप वो आउटपुट्स यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल आउटपुट थर्ड पार्टी सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैन की कंपैटिबिलिटी है, आप कैन 18 और 19 के ऊपर आप ECM के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ECM की 2 वायर सिस्टम होता है। कैन इज द कंट्रोल एरिया नेटवर्क, CAN, कैन का शॉर्ट फॉर्म का कंट्रोल एरिया नेटवर्क। 2 वायर सिस्टम होता है, इससे आप पूरे इंजन की पैरामीटर्स आप
2 वायर से उठा सकते हैं। तो ये कंपेटिबिलिटी है इसके अंदर, डिफरेंट आपको मिलेंगे। ये 4520 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4520 में सिर्फ मैग्नेट कॉन्टैक्टर 2 का कंट्रोल आपके पास आ चुका है। अब ये फुली ATS एक और फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, क्योंकि ये 4520 है। इसके अंदर मेंस की सेंसिंग भी आ गई है 3 फेज की, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो 25, 26, 27 नंबर के ऊपर 3 फेज सेंसिंग है मेंस की, L1, L2, L3 और न्यूट्रल आपकी लगी हुई है 28 के ऊपर। तो आप आपकी 4 आउटपुट पे 2 आउटपुट जो है डिजिटल आउटपुट वो आप यूज़ करेंगे दोनों ब्रेकर को या मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ओपन क्लोज करने के लिए, जो आपका G और A अभी शो हो रहा है, जो आपका जनरेटर और मेन का जो कॉन्टैक्टर है उनकी कॉयल को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। 2 आउटपुट आपके पास बचेंगी, वो आप एनर्जाइज टू स्टॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंजन होते हैं जहाँ पर सोलेनॉइड को सप्लाई देते हैं तो वो फ्यूल बंद होता है उसका, सब में नहीं होता। कुछ इंजन होते हैं इसके अंदर आप सप्लाई देंगे सोलेनॉइड को तो फ्यूल बंद होगा उसका, तो दैट इज कॉल्ड ETS, एनर्जाइज टू स्टॉप सोलेनॉइड, ठीक है। तो वहाँ पे एक आउटपुट आप बिल्ट इन आप यूज़ कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए भी। बाकी इसकी ड्राइंग में ऐसा जो खास नहीं है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। ये वायर ड्राइंग जो है, जो आपने कन्फिगरेशन कर, इसकी जो वायर कन्फिगरेशन है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और आपकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी उसको आपने इग्नोर नहीं करना। CT के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने CT कॉमन पॉइंट जो 32 है उसको आपने अर्थ लाजमी करना है, आपने उस पॉइंट को आपने अर्थिंग लाजमी करनी है, आपने उसको सप्लाई देनी, ताकि आपकी CT की वजह से प्रोटेक्शन होती है इस कंट्रोल की, आपका ये कंट्रोल सेव रहता है। अदरवाइज यहाँ पर सर्जिस और आपके स्पाइक्स वोल्टेज जनरेट होते हैं, इस वजह से आपका मॉड्यूल का जो PCB है वो बर्न होने का अंदेशा हो सकता है। अच्छा, ये फॉल्ट आइकन्स हैं, ये इससे आपको अंदाज़ा होगा। ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी, लो ऑयल प्रेशर और आपका हाई इंजन टेम्परेचर, ओवर स्पीड, अंडर स्पीड, दीज आर द स्टैंडर्ड आइकॉन्स। ये आपको दुनिया में किसी भी कंट्रोलर में हो आपको इस तरह के स्टैंडर्ड ही मिलेंगे। स्टैंडर्ड आइकॉन है जो डिफरेंट फॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। बाकी आप इस ट्रेनिंग के बाद इसका मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो उस मैनुअल में फिर आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद आपको मैनुअल समझ में आएगा। ट्रेनिंग से पहले शायद मैनुअल की आधी चीज़ें समझ आएँ या आधी ना आए आपको। फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप उसके बटनों से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप उसके जो फ्रंट के बटन हैं उनसे पैरामीटर चेंज करने हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करनी है, उनकी सेटिंग्स चेंज करनी हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसका मतलब होता है कि उन बटनों से मैं उसके पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर आप कर सकते हैं फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन। उसका मेथड ये है, इस मेथड को आप फॉलो करके आप इसकी फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, ठीक है। आपका जब आप इसको स्टॉप और ऑटो बटन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन एडिटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप अप डाउन आरो से पैरामीटर ऊपर नीचे करके उसको पैरामीटर की सेटिंग सेव करके ऑटो से, और ऐसे ही आप बाहर आ सकते हैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है। और डिटेल चाहिए आपको तो आप इसके ज़्यादा पैरामीटर की डिटेल आप इसकी जो मैनुअल है, ऑपरेशन मैनुअल, उसमें आपको मिल जाएगी। दैट इज़ द नॉट द बिग डील, वो ज़्यादा मसला नहीं। इस तरह की आपके पास पैरामीटर की लिस्ट होगी, नंबर होगा 301 और 302 है, तो वो पैरामीटर आपने चेंज करना। 301 डिजिटल इनपुट ए सोर्स, तो इनपुट की सेटिंग करनी है तो सोर्स लिस्ट में से आप वो स्पेसिफिक सोर्स चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सोर्स है रिमोट स्टार्ट ऑन लोड, तो आप 301 पे सेट कर देंगे रिमोट स्टार्ट ऑन लोड। रिमोट स्टार्ट ऑन लोड का नंबर होगा, इसी मैनुअल को नीचे जाएंगे पेज पे तो इनपुट सोर्स लिस्ट बनी होगी, ठीक है। उस सोर्स लिस्ट में जो रिमोट स्टार्ट का नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 7 नंबर है, तो आप 301 में जाएंगे और वहाँ पर 7 सेलेक्ट कर देंगे तो वो आपकी रिमोट स्टार्ट ऑन लोड की इनपुट सेट हो जाएगी। पोलैरिटी में आप उसको ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन कर सकते हैं, नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं, वो वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 0 या 1। तो ये इसकी फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे आपके ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप आपका ओवर वोल्टेज वार्निंग रिटर्न है, आप कितने वोल्टेज पर रखना है, आपने इसके अंडर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, ओवर फ्रिक्वेंसी इनेबल करना है या नहीं करना, वार्निंग पर रिटर्न कितने पर रखना है। तो ये पहले पैरामीटर्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज के ऊपर आपको ट्रिपिंग चाहिए। कमीशनिंग, किसी भी कंट्रोलर की कमीशनिंग सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर वायरिंग उसकी होती है, प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर केबल ले करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन देखते हैं, उसकी पोलैरिटी जो है नेगेटिव पॉजिटिव और राइट पोलैरिटी के ऊपर है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए।
तमाम सेंसिंग जो जनरेटर साइड की सेंसिंग है, जो कमर्शियल पावर साइड की सेंसिंग है, उसकी सीरीज में फ्यूज़ लाजमी होना चाहिए 2 एम्पेयर का। और जो आपका इसकी डीसी सप्लाई है वहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन का फ्यूज़ होना लाजमी है, ताकि आपका कंट्रोलर की सेफ रहे, उसकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कमीशनिंग से पहले, यानी कंट्रोलर की कमीशनिंग से पहले आपने सारी चीज़ों को चेकआउट करना है। उसके बाद आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको मैनुअल स्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर ये स्टार्ट होता है तो उसको आप ऑटो पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं स्टार्ट होता तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या वजह है, किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो वो फिर एक सेपरेट आपका पार्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटर इंजन, या जनरेटर साइड पे आ जाएगा। तो जनरेटर साइड के हवाले से बहुत सारी ट्रेनिंग है यहाँ पर आपको, वो आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं जनरेटर के बारे में। तो मैक्सिमम नॉलेज आप गेन करेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी। ये कमीशनिंग की वो चीज़ें सारी जो मैंने आपको बताई हैं, आप कमीशनिंग इस तरीके से करते हैं। आपको इसकी असल जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको सॉफ्टवेयर के साथ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में, वो उससे में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर में चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये आपकी फॉल्ट फाइंडिंग एक अच्छा ट्रबल शूटर या एक बेहतर फॉल्ट फाइंडिंग तभी हो सकती है जब आप सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा समझते होंगे, आप जनरेटर के बिहेवियर को समझते हो, आप जनरेटर के ऑपरेशन सीक्वेंस को समझते हो, आप अल्टरनेटर के तमाम पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझते हो, और उसके बाद इस कंट्रोलर के फीचर्स को समझते हो, देन एक आप अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं। तब आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा और आप फॉल्ट को किल कर सकते हैं। ये इसका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीपसी की साइट पे पड़ा हुआ है। सिंपल यूएसबी केबल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सॉफ्टवेयर का इस तरह का ये आपके सामने आएगा, डिस्प्ले आएगा सॉफ्टवेयर का। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ले चलता हूँ। आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आ गया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है। आप यहाँ से फाइल को रीड कर सकते हैं। अगर आपने मॉड्यूल कनेक्ट किया हुआ है यूएसबी के साथ, कंट्रोलर लाइव है आपका, और आप यहाँ से रीड करेंगे तो वो रीड फ्रॉम मॉड्यूल फाइल उठा लेगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप एप्लीकेशन में आएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपने कैन ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक इंजन की कनेक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक इंजन को चूज़ करेंगे, आपने कौन सा इंजन चूज़ करना है। अगर आपने कॉमन CM2250 इंजन है आपका तो आप ये चूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास किसी और ब्रांड का इंजन है, आपके पास परकिंस ADM 4 है तो आप ये ECM यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद आप की जो सेटिंग है ECM, राइट ECM होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं करेगा उस ECM के साथ, कंट्रोलर कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये फाइल ऐड भी की जा सकती है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें किसी ECM की फ़ाइल नहीं मिल रही, आपको वोल्वो का कोई इंजन है उसकी फ़ाइल नहीं मिल रही, तो आप वो फाइल इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप वो फाइल कैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, सिस्टम में कैसे फाइल डाल सकते हैं। नई फाइल अगर आपके पास नहीं है इस सिस्टम के अंदर तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, इसका फ्रेमवेयर वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट्स आपके पास मिलेंगी। आपके पास ये एनालॉग इनपुट्स हैं, आप इस एनालॉग इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेशर सेंसर है, यहाँ पर आप ऑयल प्रेशर सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेंसर टाइप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का सेंसर मोस्टली तौर पर 10 पार्ट वीडियो का सेंसर यूज़ होता है, आप ये सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट सेंसर होते हैं, राइट सेंसर चूज़ करना ज़रूरी है। डेटकोन है, मर्फी है, डिफरेंट सेंसर आपके पास। अगर आपके पास सेंसर है और आपको पता नहीं है वो कौन सा सेंसर है तो आप उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप उसकी कर्व बना सकते हैं, आप उसकी रेजिस्टेंस मेजर करें। उस सेंसर की रेजिस्टेंस वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ओहमिक वैल्यू 300 ओहम हो सकती है, तो आप वहाँ से कर्व चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर 10 बार है, 4 बार है, 5 बार की सेटिंग आप उस ओहमिक वैल्यू से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस कर्व से आप अपनी वैल्यू को अप डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये उस केस में है कि अगर आपको सेंसर का पता नहीं है सेंसर कौन सा है, तो ये बहुत रेयर केस होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन भी है। बहुत सी लोगों को पता नहीं होता तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो 10 बार का ही ऑयल प्रेशर सेंसर लगा होता है, तो आप वीडियो 10 बार का सेंसर चूज़ कर लेंगे यहाँ पर।
इसके बाद आपका कूलेंट का सेंसर आपका आता है, वो आपका PT100 भी हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली वीडियो 120 सेंसर होता है और वो आपका PT100 भी हो सकता है। इसमें भी अगर आपके पास सेंसर है, समटाइम ऐसी रीडिंग नहीं आ रही और ऐसा कोई यूनिक सा सेंसर लगा हो और आपको पता नहीं है, तो आप उसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं। आप उस सेंसर को यूज़र डिफाइन पर जब जाएंगे तो आप यहाँ पर आकर उसकी वैल्यू को, ओहमिक वैल्यू को अप डाउन करके टेम्परेचर के साथ, ये सेंटीग्रेड का कर रहा है आपका टेम्परेचर, आपका सेंटीग्रेड के साथ कर रहा है और ये आपका नीचे वाली ओहमिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं बड़े इजीली। आप किसी भी सेंसर को, अनडिफाइंड सेंसर को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो आपको वो एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर। ऐसे ही फ्यूल लेवल सेंसर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूल टैंक की फ्यूल मॉनिटरिंग करनी है तो यहाँ पर आप सेंसर चूज़ करेंगे और जो भी आपके पास सेंसर है इनमें से कोई सेंसर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें देखें तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ब्रैकेट में आपको नज़र आ रही है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, यानी ये वीडियो ट्यूब टाइप सेंसर, ये 90 to 0 है। 90 का मतलब होगा कि आपका फ्यूल जो है वो भरा हुआ है और 0 का मतलब आपका खाली है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी वो उसी चीज़ को फ्यूल के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। तो 45 ओम के ऊपर हाफ टैंक को वो शो करेगा। तो ये आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको डेप्थ का पता हो, आपको डिटेल का पता हो, इनसाइड इंजीनियरिंग का पता हो, तो एक आप अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं। इसके अलावा ये डिजिटल इनपुट्स हैं। डिजिटल इनपुट्स में आपके पास 4 इनपुट्स हैं। आप अपनी मर्जी की इनपुट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रिमोट स्टार्ट इनपुट ले ली है, मैंने रिमोट स्टार्ट डाउनलोड इनपुट ले ली है। तो ये रिमोट स्टार्ट में मेरा जेनसेट चलेगा। फिर मैं यहाँ पे ऑयल प्रेशर की इनपुट सेट करी, डिजिटल इनपुट ऑयल प्रेशर की। पहले वाली एनालॉग इनपुट थी। एनालॉग इनपुट का मतलब ये होता है कि डिस्प्ले करेगा, ऑयल प्रेशर नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। डिजिटल इनपुट में कोई ऑयल प्रेशर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि डिजिटल में या हाई होती है या लो होती है। 2 ऑप्शन होती हैं डिजिटल में, ऑन या ऑफ, हाई या लो। तो ऑयल प्रेशर जब लो होगा तो जेनसेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर की अगर इनपुट मैंने सेट की हुई नीचे कूलेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हाई होगा तो जेनसेट बंद हो जाएगा। बीच वाली रीडिंग मेरे पास नहीं आएगी, वो आपको सिर्फ एनालॉग इनपुट में ही मिल सकती है। इसमें आप अपनी मर्जी की वैल्यू पुट करते हैं कि 106 सेंटीग्रेड के ऊपर ट्रिपिंग हो, तो वो आपको एनालॉग में मिल सकती है। इसके अलावा आपके पास ये डिजिटल आउटपुट्स हैं, ये 4 स्पेयर आपके पास आउटपुट्स हैं। इन चारों में 2 आउटपुट्स, अगर आपका 4520 कंट्रोलर है जिसके अंदर ATS AMF फंक्शनलिटी है, तो आप 2 ब्रेकर्स कंट्रोल कर सकते हैं 2 आउटपुट से। बाकी 2 आउटपुट बचती हैं, 2 आउटपुट को आप डिफरेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अगर फ्यूल रिले आउटपुट ख़राब हो चुकी है तो आप ये फ्यूल रिले की आउटपुट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये आउटपुट चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है, आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। टाइमर्स की है आगे, डिफरेंट टाइमर है। स्टार्ट टाइमर है, इसके अंदर डिफरेंट टाइमर है, स्टार्ट ले टाइमर है, क्रैंकिंग रेस्ट टाइमर है, प्री हेड टाइमर है। ये टाइमर को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। फिर लोड ट्रांसफर डिले टाइम है। ट्रांसफ़र जेनसेट से वापदा और वापदा से जेनसेट के बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र टाइम, वो ट्रांसफ़र टाइम होता है, उसको आप अप डाउन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये फीचर मिल सकता है आपको। ब्रेकर क्लोज और ब्रेकर ट्रिप पल्स है, या पल्स अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जो ब्रेकर को उसने आउटपुट देनी है, क्लोज करवाने की या ट्रिप करवाने की। ऐसे ही रिटर्न डिले है, कूलिंग टाइम है, ATS सोलेनॉइड होल्ड टाइम है, जो आप एनर्जाइज को स्टॉप करवाने के लिए सोलेनॉइड को देंगे सप्लाई। फेल टू स्टॉप डिले है। तो ये आप टाइमर अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास मॉड्यूल का टाइम है, जो पेज इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के पेज ऊपर नीचे होते हैं, उसकी आपकी टाइमिंग हो सकती है, उसको चेंज कर सकते हैं। जनरेटर की ऑप्शन है आपके वहाँ पर 4 पोल सेलेक्ट, आपको 4 पोल ही होता है। आपको 6 पोल जो लो स्पीड RPM होते हैं उसके पोल ज़्यादा होते हैं तो आप उधर भी जा सकते हैं, 1000 RPM के होगा। अच्छा, इसमें आप 3 फेज 4 वायर ही सिस्टम होता है, लेकिन ये आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप 3 फेज 3 वायर पर जाना चाहें तो वो भी तो सिंगल फेज के साथ भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन। बट 95% केस में 3 फेज 4 वायर सिस्टम ही होता है। जनरेटर की प्रोटेक्शन में आपको अंडर ओवर वोल्टेज, अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जो सेटिंग आप करना चाहें आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेटिंग को अप डाउन कर सकते हैं। आपके पास नॉमिनल आप अगर वोल्टेज रखेंगे, आपकी जो लोडिंग वोल्टेज है
लोडिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ब्रेकर क्लोज होना होता है ऑटो पे, ठीक है। अगर आपने ये लोडिंग वोल्टेज 390 है तो 390 से कम होंगे तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा जब तक लोडिंग वोल्टेज रीच नहीं करते, उस पर पहुंचता नहीं है आपका जेनसेट, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में आपके अंडर ओवर वोल्टेज आप डिसाइन करते हैं। आपने 15% के ऊपर रखनी है, 15% नीचे रखनी है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन के हिसाब से, एरिया वाइज और जहाँ पर आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ फ्रिक्वेंसी की भी सेम ऐसी है और फ्रिक्वेंसी का आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें करंट की प्रोटेक्शन मिल सकती है आपको, ये सिटी की सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं, सिटी प्राइमरी की सेटिंग आप कर सकते हैं। सेकेंडरी सिटी आपकी जो है वो 5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर में है, मोस्टली 5 एम्पेयर की सिटी ही होती है जो आपने लगानी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जेनसेट हो या लोड पे लगानी है सिटी, आप कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन जेनसेट पे आप लगाएंगे सिटी को बेहतर आपकी जेनसेट की प्रोटेक्शन के लिए, वरना आप लोड साइड पे भी लगा सकते हैं सिटी। ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, आप ओवर करंट पे ट्रिप करवा सकते हैं। ओवर लोड पे आप ओवर किलोवाट के ऊपर प्रोटेक्शन है वो आप करवा सकते हैं। शटडाउन भी ले सकते हैं और आप इलेक्ट्रिकल ट्रिप भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रिप का मतलब है आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा, जनरेटर बंद नहीं होगा। शटडाउन का मतलब आपका जनरेटर बंद हो जाएगा, ब्रेकर भी ट्रिप कर जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आप जो मर्जी चूज करना चाहें, इलेक्ट्रिकल ट्रिप, शटडाउन या वार्निंग। वार्निंग तो नहीं लेंगे डेफिनेटली, शटडाउन ओवर करंट पे आप या इलेक्ट्रिकल ट्रिप ही मोस्टली ली जाती है, इलेक्ट्रिकल ट्रिप आप ले सकते हैं। ऐसे ही मेज के फीचर है, मेज ऑप्शन है सेम ऐसे जैसे आपके 3/4 मेन फेलियर डिटेक्शन आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर आपने मेन फेलियर डिटेक्शन नहीं चाहिए, ये चेक लगा होगा तो आपका मेन जब फेल होगी तो जनसेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और मेन वापस आएगी तो जनसेट बंद हो जाएगा। अगर ये अनचेक है तो मेन जाने से जनसेट स्टार्ट नहीं होगा जब तक कोई उसको मैनुअल स्टार्ट ना करे या वो इनपुट रिमोट स्टार्ट इनपुट से वो स्टार्ट ना हो। तो ये आप फीचर अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको किस तरह का फीचर चाहिए। यानी आप 4520 को 4510 की जगह पर लगा सकते हैं इस फीचर को अनचेक करके, ठीक है। इसका मतलब है कि 4520 एक मुतबादिल बन सकता है 4510 का, बट 4510 मुतबादिल नहीं हो सकता 4520 का। यहाँ पर आप अलार्म ले सकते हैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के, जो कि मेन साइड की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी इस तरीके से। फिर आपके इंजन की प्रोटेक्शन है, आपके इंजन पे आप शटडाउन टेम्परेचर की वैल्यू आप ले सकते हैं। कैन के फीचर आपको मिलेंगे, कंट्रोल एरिया नेटवर्क ECM के, ये चेक लगे होंगे तो ये वैल्यू आपको ECM में नज़र आएगी, यानी ECM से ये डेटा वो उठाएगा अगर ये चेक लगे होंगे। अगर ये अनचेक होंगे तो ये वाले पैरामीटर वो ECM से नहीं उठाएगा ये कंट्रोलर। तो इसको चेक करते हैं सारों को, तो चेक करेंगे तो ये आपको पैरामीटर मिल जाएंगे। इंजन ऑप्शन में स्टार्ट टाइम से आप अपनी मर्जी के 3, 4, 2, 1 कर सकते हैं। ऑटो पे ये फंक्शनैलिटी काम करती है। कुछ गैस इंजन से रिलेटेड पैरामीटर हैं वो आप हिसाब से अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ये क्रैंक डिस्कनेक्ट और ऑयल प्रेशर, इसको अनचेक ही रहने दें दोनों पैरामीटर को। अगर चेक करेंगे तो ये अनयूजल ट्रिपिंग की काज बन सकता है, इसलिए आप इसको चेक ना लगाएं, अनचेक ही कर दें ताकि ये स्टार्ट से पहले ऑयल प्रेशर चेक ना करे। ये क्रैंक डिस्कनेक्ट कितने हर्ट्ज के ऊपर करवाना है वो आप अप डाउन कर सकते हैं, कितने हर्ट्ज के ऊपर करवाना है वो आपकी अपनी मर्जी है। स्पीड सेटिंग है आप उसकी दे सकते हैं। प्लांट बैटरी है, इंजन की बैटरी की आपकी अंडर ओवर वोल्टेज की सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूलर है आपका, ये शेड्यूल आप इसको शेड्यूल दे सकते हैं, एनेबल करके आप इसको वीकली और मंथली शेड्यूल बना सकते हैं। वीकली शेड्यूल बनाएंगे तो पूरे वीक में आपका जो शेड्यूल होगा ये वैसे स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा, उसी सीक्वेंस के साथ जो टाइमिंग आपने दी होगी ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। दैट इज द शेड्यूलर, ठीक है। ये आपको एक फीचर देता है, आपको वीकली मंथली दोनों साइड पे जा सकते हैं। इसके बाद आपका मेंटेनेंस अलार्म है। आपने अगर मेंटेनेंस अलार्म चाहिए, ये ऑयल का है, आपने अगर ऑयल के घंटे कितने घंटों बाद इंटरवल है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड। अगर आपने ऑयल आपने 250 आवर्स के बाद चेंज करना है तो आप 250 कर देंगे। आपने अगर एयर फिल्टर जो है वो 500 के बाद रिप्लेस करना है और आपने इस तरीके से आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो आपने 250 के बाद चेंज करना है। तो जब ये घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको ये वार्निंग या शटडाउन दोनों में से जो सेट करेंगे ये वो बिहेव करेगा। अगर आप शटडाउन कर देंगे तो इन घंटों के बाद फिर ये बंद हो जाएगा, फिर ये चलेगा नहीं जब तक इसको कोई रीसेट नहीं करेगा। तो ये एक फीचर है इसके अंदर जो मोस्टली तौर पर अनचेक ही किया जाता है ताकि एक रिमोट साइड पे लगा हो तो ये सब बिला वजह की आपको अलार्म या आपकी ट्रबल शूटिंग ट्रबल हो सकती है इसमें। बाकी इसमें एंड पे आपका पैरामीटर आपका अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर आप अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी या 110 के वोल्टेज है उसके ऊपर आप जा सकते हैं।
तो ये सारी सेटिंग्स जो है ये करने के बाद आप ये जो यहाँ पर राइट टू मॉड्यूल जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, राइट टू मॉड्यूल की जो ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन पे आप जाएंगे और मॉड्यूल पे राइट कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी फाइल कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपका कंट्रोलर रेडी है फॉर द पर्पज़ ऑफ जेटर को चलाने के, स्टार्ट करने के। आई होप कि आपको इस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिली होंगी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना कमेंट वहाँ पर लिखें, डिटेल से लिखें। जो आपको पूछना है आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आपको बताया जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम लर्न कर सकें इस ट्रेनिंग सेशन से। आने वाली ट्रेनिंग वीडियो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कोर्सेज और भी आपको मिलेंगे जनरेटर से रिलेटेड, डिफरेंट ब्रांड से रिलेटेड भी आपको मिलेंगे, जो सिर्फ डीपसी के हवाले से नहीं है। वुडबर्ड, कॉमैप, डाइफ, डेटाकॉम, डिफरेंट कंट्रोलर जो कि पूरी एक ऑटो पावर जनरेशन, जो आपकी जनरेशन ऑटोमेशन की एक पूरी एक इंडस्ट्री है, या पूरा एक सेगमेंट है, उससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी ट्रेनिंग है, जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी डोमेन बनते हैं, उन सब के ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, आप एक प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं हकीकी तौर पर, तो ये कैरियर 360 की ट्रेनिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं।